हम बात कर रहे थे सिविक की चैप्टर फर्स्ट की। हम आज बात करेंगे इनइक्वालिटी इन डिफरेंट फ्रॉम डाइवर्सिटी, यानी कि असमानता और विविधता दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। कास्ट का और क्लास का डिफरेंस जो है वो डाइवर्सिटी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये एक असमानता का विषय माना जाता है समाज में। भारतीय समाज जो है वो बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ है। यहाँ पर अपर कास्ट के लोग और का बिहेवियर या व्यवहार जो है लोअर कास्ट के मुकाबले अलग माना जाता है, यानी कि जो लोग अपर कास्ट के हैं उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार जो है लोअर कास्ट जो कि गरीब और बैकवर्ड में आते हैं उनसे जनरली अलग मान सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे रिच में है शोई लाइफ स्टाइल, उनका एक अच्छा खासा जीवन होता है, एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल होती है। वो लोग जो शहर के बड़े हिस्सों में रहते हैं और जो बाकी बचे हिस्सों में रहते हैं जो गरीब हैं, जो कि असमान है। बट अगर अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बात की जाए, रिच और पुअर क्लासेस की बात की जाए, तो ये भी एक तरीके की असमानता या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन माना जा सकता है वेल्थ का और अपॉर्चुनिटीज़ का सोसाइटी के अंदर जो उन्हें शायद नहीं मिला। इसी प्रकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की वजह से इनइक्वालिटी के फेस में आते हैं। अब बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। तो हम देखें इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो जवाहरलाल नेहरू यानी कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने दी थी। इस स्लोगन को भी उन्होंने दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया में जो हम अलग अलग तरीके के समाज देखते हैं, एक समाज के अंदर ही अगर हम बहुत सारे अलग अलग लोगों को देखते हैं तो ये भी विविधता में एकता का ही एक उदाहरण है। यहाँ पर तीन जो अगर देखे जाए, यहाँ पर ये जो थ्रेड है यूनिटी की, ये अलग होते हुए भी हमको एक करती है। क्यों एक करती है, इसके कई सारे रीज़न है। सबसे पहला है लिजेसी ऑफ इंडियाज़ पास्ट। हमारे भारत के अगर इतिहास को हम देखें तो यहाँ का साहित्य, यहाँ की कला, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की वैज्ञानिक नॉलेज सब प्राचीन समय से है, अलग अलग धर्मों से है। यहाँ अनेक तरीके के धर्म, हिंदू, बुद्ध, जैन, अपने अलग अलग कल्चर के साथ में भारत में आए और भारतीय संस्कृति के साथ में समाहित हो गए। उन्होंने यहाँ की कल्चर के साथ में, ट्रेडिशन के साथ में अपने ट्रेडिशन और कल्चर को मिला के इसको रिच बना दिया। देखा जाए तो आज ये हमारी एक तरीके से सांस्कृतिक धरोहर भी माने जाते हैं। अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो ब्रिटिश, जो कि एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम भारत में लाए, इससे काफ़ी जो इंटरेस्ट था वो फुलफिल हुआ। इंडियन इंटेलेक्चुअल जो था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम में अलग अलग पश्चिमी दुनिया से अलग बिल्कुल हमारे यहाँ देखने को मिलता है। यानी महात्मा गांधी के हिसाब से जो कॉलोनियल रूल था इंडिया में, उसने कहीं ना कहीं हमें अपने अधिकारों के लिए ही किया, बल्कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों से हमें एकात्मकता के रूप में जोड़ा है। कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल जो था ब्रिटिश का भारत के लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके आंतरिक मतभेदों को बुलाकर आत्मसम्मान के साथ और एक रहने के साथ में डेवलप हुआ। जो लोग थे, जो अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्षेत्रों से आते थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक होकर लड़े और उनका सामना किया। उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु का एक साथ वर्ण किया भारत की स्वतंत्रता के लिए। और ब्रिटिश रूल का अंत करने में भी ये एकता हमारी जो थी वो काम आई। जितने भी उस समय के गीत, स्लोगन और सिंबल थे वो सभी एकता और स्वतंत्रता के लिए लिखे गए थे। तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी मातृभाषा के लिए भले ही चाहे कितने धर्म और कितनी कास्ट में बटे हुए क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ाई में हम सब एक हो गए थे। भले ही हमारे यहाँ की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम तब भी एक ही हैं। हमारे यहाँ तरह तरह के फॉरेस्ट, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी पहचान, हमारे भगवान भले ही अलग हों, लेकिन फिर भी पहुँचने का रास्ता एक ही है। भले ही देखा जाए हम तरह तरीके से जीवन जीते हों, लेकिन हमारे यहाँ का संविधान सभी के लिए एक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अगले पार्ट में हम इसके बचे हुए हिस्से के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।